नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आर एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी किसी कारणवश से, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो प्रीलिम्स पार सीरीज अपने को करना है। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो। 8वीं क्लास होने वाली है, 8वां प्रैक्टिस सेट, 8वां सेशन, जो भी कहना चाहो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है और आपको सुनना है कायदे से। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको कायदे से कवर करना है। क्वेश्चन देखकर एक्सप्लेनेशन कायदे से किया करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फटाफट से करेंगे, ज़्यादा आप टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें एक बेहतरीन तरीके एक्सप्लेनेशन करेंगे, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। और अगर आपको याद हो तो आर 11 फेब 2024 को यही प्रश्न आया था। बस दिक्कत ये थी, उसमें स्टेटमेंट में आ गया था, इसमें डायरेक्टली डेट पूछी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आपको, तो सुनिएगा। हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, आप पूरा चैप्टर नहीं बता सकते अभी, लेकिन ब्रीफ पॉइंट तो दे ही सकते हैं। ये बात है सिख साम्राज्य की। सिख साम्राज्य में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए जिनका नाम है रणजीत सिंह। बात सुनिएगा, रणजीत सिंह। ठीक है, और अगर मैं इनके प्रशासन या शासन की बात करूं तो ये था कहां पे, तो देखिएगा बहुत कायदे से, बहुत ही यहाँ पे, क्योंकि मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से मान लो भारत बना गया, ठीक है, और इनका जो शासन है वो कुछ इस प्रकार है। ये खंड भारत हो गया, ये थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया ये। ठीक है, तो मैं बीच वाला क्षेत्र मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ये लो भाई, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनका जो प्रशासन है किसका? रणजीत सिंह का। मैं रणजीत सिंह की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे है? तो भाई देखो, एक तो यहाँ साइड है जो कि है लाहौर। ये कांगड़ा भी इनके कब्जे में है, कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश। ऊपर जम्मू कश्मीर भी इनके कब्जे में है। इधर आएंगे तो ये पेशावर भी इधर इनके कब्जे में आ गया है, पेशावर। नीचे आएंगे तो अटक भी है इनके कब्जे में, अटक। और नीचे आएंगे तो मुल्तान। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पे काबुल कांधार का जो शासक है वो भी इसके अंडर में है, क्योंकि वहाँ का जो शासक है शाह शुजा अफगानिस्तान का, उसकी सत्ता हासिल करने में रणजीत सिंह ने काफ़ी हेल्प की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से एक नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है। थोड़ा सा नीचे मैंने बना दिया है, ज़्यादा ही, मैं पतला कर देता हूँ इसको। ये मान लो एक नदी आ रही है इस प्रकार से, ये ऐसे। ये नदी कौन सी है? ये है सतलज। तो सतलज नदी का उत्तरी क्षेत्र इनके अंडर में आता है, नीचे वाला क्षेत्र नहीं आता। क्यों? क्योंकि अमृतसर की संधि हुई है 1809 में अंग्रेजों के साथ कि भाई ऊपर आप रहो, नीचे हम रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल जाए बिना आगे चलें तो रणजीत सिंह के बाद जो शासक हुए, इनके उत्तराधिकारी, वो हुए खड़क सिंह। खड़क सिंह, खड़क सिंह का पुत्र नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह जो प्रतापी शासक थे वो रणजीत सिंह ही थे, बाकी प्रतापी नहीं थे। नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह। ठीक है, इन शेर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1843 में। क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है, इन सब की भी मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछा जाता है रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़क सिंह थे। ठीक है, ये नाम याद रखना। जब इनकी मृत्यु होती है शेर सिंह की, तो फिर एक शासक बनते हैं, वो है दिलीप सिंह। कौन बनते हैं? दिलीप सिंह। ये फाइनली रूप से शासक बनते हैं। सिखों के अंतिम शासक यही थे 1843 से 1849 तक। ये हैं अल्पवयस्क, यानी कि बच्चे हैं भी ये। जब अल्पवयस्क हैं तो इनकी माता, इनकी संरक्षिका हैं। माता कौन है? जिंदन कौर। जिंदन
कौर। अंग्रेजों को देखो, ज़्यादा ब्रीफ कंसेप्ट न देते हुए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता रहा हूँ। अंग्रेजों को ये लगा कि यार हमने अमृतसर की संधि भी कर ली है, ऊपर का शासन भी दे दिया है, सिख अंदर ही अंदर कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि एक ही शासक था रणजीत सिंह, बाकी सब शासक तो है ही नहीं कायदे के। तो एक काम करते हैं, हम कब्जा कर लेते हैं क्योंकि अपने को तो बिजनेस बढ़ाना है, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। फिर क्या करेंगे अंग्रेज, क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। किसके साथ, सिखों के साथ। तो फिर आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहीं पर मैं दोनों बता देता हूं। पहला होता है 1845 से 46 के बीच। ठीक है, इस समय जो जीजी है, जीजी मतलब गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, इसने आक्रमण किया, युद्ध किया, सिख कमजोर थे ही, हार गए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, सिख कमजोर थे, हार गए। जब सिख हार गए तो कुछ होगा, संधि होगी, बिल्कुल होगी। कौन सी संधि हुई, लाहौर की संधि हुई। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो मैं यहां बता रहा था कौन सी संधि हुई, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब होती है, तो ये होती है मार्च 1846 में। इस संधि में क्या क्या हुआ, मैं मोटा मोटा ब्रीफ पॉइंट बता रहा हूँ। इस संधि में ये हुआ कि सतलज नदी के नीचे वाले क्षेत्र अंग्रेजों ने कहा सिखों से मुझे दे दो, दे दिए। सहायक संधि लागू करो, लागू हो गई। रणजीत सिंह के समय सहायक संधि लागू नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ आते आते सहायक संधि भी लागू हो गई। फिर कहा गया कि ऐसा है तुम अपनी सेना कम करो। अंग्रेजों ने सिखों से कहा तुम अपनी सेना कम करो, 20,000 पैदल सैनिक और 12,000 घोड़सवार ही रखो बस। ठीक है, उसके बाद बात करें 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई अंग्रेजों की तरफ से। तो 1.5 करोड़ रुपए थे नहीं, तो आधा पैसा दिया और आधे की जगह सिखों ने कश्मीर दे दिया। और फिर अंग्रेजों को कश्मीर का क्या काम, अंग्रेजों ने कश्मीर भेज दिया गुलाब सिंह डोगरा को। फिर वही गुलाब सिंह के डोगरा फिर हरि सिंह, जो कि मेन शासक थे, जो कि विलय हुआ था भारत में। ठीक है, तो ये रहा ब्रीफ पॉइंट। आगे चले, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया है। दिलीप सिंह को कहा कि ऐसा है तुम पढ़ने के लिए लंदन जाओ। जिंदन कौर को शेखपुरा भेज दिया 48,000 की पेंशन देके, और 8 सरदारों की एक परिषद को बिठा दिया सिख साम्राज्य में कि तो तुम ही संभालो, हमारे अंडर में संभालोगे। क्यों, क्योंकि हम अपना रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस आपके हवाले छोड़ रहे हैं। हेनरी लॉरेंस मेन मालिक बन गया और 8 सिखों का जो सरदार थी, जो परिषद थी, वो अपना थोड़ा बहुत जो सिख साम्राज्य बचा हुआ था वो चलाने लगी। अंग्रेजों ने कहा पूरा ही खत्म करो। तो फिर 1848 से 49 आंग्ल द्वितीय युद्ध, ठीक है ना, आंग्ल सिख का दूसरा युद्ध हुआ। इस समय जीजी कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि प्रथम सिख युद्ध में सिखों से लड़ने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था, तो ह्यूगफ था। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं ह्यूगफ। आपने पढ़ाई होगा ये चैप्टर, तो आपने नाम सुना होगा ह्यूगफ। ठीक है, दूसरे में फिर लॉर्ड डलहौजी आया। इसने कहा पूरी तरीके से समाप्त करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पावर बढ़ गई थी सरदारों की, सिखों की। तो यहाँ पर पहले तो होता है भैया चिलियावाला का युद्ध, फिर होता है गुजरात या तोपों का युद्ध, फिर फाइनली रूप से लॉर्ड डलहौजी थोड़ा सा पावर बढ़ाता है और फाइनली रूप से सिखों को पूरी तरीके से पराजित कर देता है। और दिलीप सिंह को बोलता है कि ऐसा है दिलीप सिंह, तुम वापस मत आओ। दिलीप सिंह को, जो मेन शासक है दिलीप सिंह को माता के साथ, माता जिंदन कौर के साथ 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर हमेशा के लिए लंदन भेज देता है। और ऐसा कहा जाता है कि दिलीप सिंह ने वहाँ पर ईसाई धर्म अपना लिया था। कहाँ, लंदन में। क्या अपना लिया था, ईसाई धर्म। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी फाइनली रूप से पंजाब का विलय कर देते हैं अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी साम्राज्य में। कब करते हैं विलय, तो 30 मार्च 1849 को ये विलय करते हैं। लेकिन विलय का हस्ताक्षर कब करते हैं, हस्ताक्षर एक दिन पहले होता है ना,
29 मार्च 1849 को। तो पंजाब विलय का हस्ताक्षर करते हैं 29 मार्च को और विलय कर देते हैं 30 मार्च को। आपसे विलय पूछा गया था आरओ के एग्जाम में 30 मार्च, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि हस्ताक्षर कब करते हैं, तो 29 मार्च। ऑप्शन सी इज द राइट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? देखिए, गुप्त शासकों का क्रम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्रम पता रहता है तो वहां से ब्रीफ कंसेप्ट सही से पता चल जाता है। जैसे मैं नाम लूं, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और अंतिम विष्णुगुप्त। ठीक है, जो श्रीगुप्त है ये संस्थापक है और इसने महाराजा की उपाधि धारण की है। घटोत्कच है, इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम, इसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने अपनी पत्नी कुमार देवी, जो इसकी पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, तो इसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए। पहली बार इसने सिक्के चलाए कुमार देवी प्रकार के, वो भी सोने के सिक्के। समुद्रगुप्त जो कि इसका पुत्र था, इसने 6 प्रकार के व्याघ्र सिक्के चलाए और इसकी कई सारी उपाधियां थी, जैसे परम क्रमांक, परम भागवत, अश्वमेध गर्ता, कविराज मार्ग, धर्म प्रचार बंधु, लक्ष्मी दोहित्र, ये सब। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये बहुत ही प्रतापी शासक था। स्वर्ण युग कहा जाता है इसी के काल को, गुप्त काल का या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने काफी सारे काम किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के किसके याद में, किसके उपलक्ष्य में चलवाए थे? तो इसने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुमारगुप्त प्रथम की बात करूं तो इसके समय के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। सर्वाधिक अभिलेख लगाने वाले शासक कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर मयूर का अंकन मिलता है, तो इससे पता लगता है भैया ये शैव धर्म का अनुयायी था। और वैसे होल अगर पूरे गुप्तों की बात करें तो उनके सिक्कों पर गरुड़ का अंकन है, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और गुप्त वंश का जो उल्लेख मिलता है वो हमें वायु पुराण में मिलता है। ठीक है, बाकी स्कंदगुप्त की बात करूं तो सबसे पहला हुआ आक्रमण इसके समय में हुआ था और यहाँ से फिर पतन शुरू हो गया था और इसी को कहा जाता है क्रमिक पतन। तो गुप्तों का पतन जो था वो क्रमिक पतन था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन से बिल्कुल सही। आगे चले। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, सब आपको पता है, बेसिक है। सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे और सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो देखो भाई, मनोनीत नहीं किए गए थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो वोटिंग हुई थी वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुई थी पहले तो। दूसरी चीज, इसमें जितने भी लोग चुने गए थे वो ध्यान रखना कि राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। प्रांतीय का मतलब राज्य, ठीक है ना, प्रांत आ जाए राज्य आ जाए एक ही है। तो राज्य विधानसभाओं या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे और देशी रियासतों द्वारा मनोनीत थे। देशी रियासतों द्वारा मनोनीत थे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रावधान है, स्रोत है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड से लिया गया, बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। लेकिन अगर आ जाए राष्ट्रीय आपात, अगर एग्जैक्ट नाम पूछ ले राष्ट्रीय आपात तो आप करोगे यूएसए, लेकिन आपात पूछा है तो जर्मनी, लेकिन राष्ट्रीय आपात पूछेगा तो करोगे यूएसए। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ये है जापान से, सॉरी कनाडा से, जापान बोल दिया।
कनाडा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है। बांध है, नदी है। कोयना बांध कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है गुजरात में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है ललितपुर वाले क्षेत्र में। और मेट्टूर बांध, आपका मेट्टूर बांध ध्यान रखना है, ये कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, वो भी तमिलनाडु पे। कहाँ पर है? तमिलनाडु पे। लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आपको बांध और अगर नदी पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलान करने को आ जाते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? चित्रकूट जलप्रपात काफ़ी फेमस क्वेश्चन है चित्रकूट वाला। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है, ऑप्शन सी। देखिएगा, मैं यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात की बात करूँ या मैं पूरी बात कर लेता हूँ। देखो, ये है अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है। ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसके दक्षिण से नदी निकलती है, एक यहाँ से भी नदी निकलती है और एक ऊपर से नदी निकलती है, और इसके एक पास से एक पहाड़ी पड़ती है, वहां से नदी निकलती है। ये एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम है सिहावा और इस नदी का नाम है महानदी। ऊपर से सोन नदी, इधर आपकी नर्मदा नदी और नीचे आपकी इंद्रावती। इंद्रावती नदी बीच में ही यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, और बस्तर आपका टिन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। और ओरिजिनल वाला नियाग्रा कहाँ है? तो वो यूएसए में है। आपने सुना होगा ग्रेट लेक्स की झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। तो ईरी और ओंटेरियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। फिलहाल उसके बाद एक नदी यहाँ से आती है, यहाँ से ऐसे दो भाग में बढ़ जाती है। यही नदी यहीं पर आकर ऐसे में मिल जाती है, ये ऐसे आकर ये सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? ये है गोदावरी। ध्यान रखना है, तो गोदावरी की सहायक कौन सी है? इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है। क्लियर है? चलिए आगे चले। ये क्वेश्चन सी है। यहां क्या पूछा गया हमसे? यहां पूछा गया है कि कोयला क्षेत्र और देश, यानी कि प्रमुख कोयला क्षेत्र हमें दिए गए हैं और देश पूछा गया कहां पे है। देखिए, कोयला क्षेत्र में भारत के भी कोयला क्षेत्र आपको पता होनी चाहिए कायदे के, ठीक है। जैसे झारखंड की बात करूं तो झारखंड में ओरली बोल रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो लिख लेना। जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका झरिया है, कर्णपुर है, बोकारो है, गिरिडीह है और लाल मटिया है, ये आपका झारखंड में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली है, उमरिया, तातापानी, रामकोला। और उड़ीसा की बात करें तो तलचर, रामपुर हिंगिर क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका झिलीमिली, चिलीमिली, विश्रामपुर, ये सब है। तेलंगाना की बात करें तो तंदूर है, सस्ती है, करीमनगर है, वारंगल है और सिंगरैनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और आपका लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेनली, क्योंकि यहाँ से कोयले का उत्पादन कौन करता है, कहाँ करता है, वो जमाना चला गया। अब आपसे छोटे छोटे क्षेत्र पूछता है, मिलान करने को देता है, बताओ भाई किस राज्य में है, ठीक है। तो कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। लंकाशायर आपने काफ़ी सुना होगा, लंकाशायर यूके का है, सी का 2, ठीक है। उसके बाद अगर ना पता हो तो थोड़ा लिख लेना इसको। कुजुनेट्स रूस में है, कुजुनेट्स कई बार आ चुका है, इस बार भी आया था।
कॉपी उठा के देखना एक बार, पेपर उठा के। डोनेट्स यूक्रेन का है और सार आपका जर्मनी का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, कोयला क्षेत्र है। आगे चलते हैं। भौतिक राशियां हैं और एसआई मात्रक है, कोई बात नहीं, मात्रक दिए हैं। दाब, दाब किसका होता है भाई? पास्कल। शक्ति, बल, हाँ, बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। ताप, ताप का मात्रक केल्विन। और ऊर्जा तो जूल होता है। डी का 4, डी का 4 इसमें है। सी का 2, सी का 2 इसमें है। बस ऑप्शन डी इज द राइट, है ना। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता मापता है क्या? बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई है क्या? बिल्कुल सही। एक हॉर्स पावर में 746 वाट, 1 HP में 746 वाट, ठीक, तो ये भी सही है। समुद्र की, समुद्री मील दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। नॉटिकल मील कहते हैं समुद्र की दूरी को, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई 9, सेल्सियस से हम ताप मापते हैं। और ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिनियम है, प्रमुख अधिनियम, लागू होने के वर्ष है, देखेंगे। तो देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, है, बिल्कुल सही है। और ये चलो उसको आगे देख लेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में, बिल्कुल सही है। जैव विविधता अधिनियम 2000 में नहीं था। जैव विविधता अधिनियम मैंने आपको कई बार बताया है, 2002 में आता है, ठीक है ना। जैव विविधता अधिनियम कब आता है? 2002 में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डायरेक्टली याद कर लेना है इसके बारे में। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। तो कूट चुनना है अपने को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अभी हम लोगों ने देखा है, कब आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? 1972 में, 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और हाथी परियोजना 1992, ठीक है। तो सबसे पहले 1972 एक, फिर उसके बाद 1973 3, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 2। तो 1 3 4 2, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2। एक तरफ हमें प्रमुख दर्शन दिए गए हैं और एक तरफ उनके प्रयोजता दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा सही है। तो सबसे पुराना दर्शन शाक्य दर्शन है, जो कि कपिल ने दिया था, बिल्कुल सही है। शाक्य दर्शन के बारे में ध्यान रखना है कि शाक्य दर्शन आपका पुनर्जन्म, आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है और कहता है कि अगर आप दुखी हैं मतलब नॉलेज की कमी है, मतलब ज्ञान की कमी है। अगर आपको दुख से बाहर आना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का 4 और बी का 4 एक ही में है, तो ऑप्शन इज द राइट। बाकी देख लेते हैं। वैशेषिक, कणाद, और याद रखना है कणाद ने क्या किया था? महर्षि कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। परमाणुवाद का जनक कणाद को कहा जाता है। योग पतंजलि का है और न्याय दर्शन गौतम का है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा गया है कि सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन, बहुत ही प्रसिद्ध है कि सौराष्ट्र में एक गिरनार झील बनी थी। एक मिनट, मैं इसको अलग बता दूं। सौराष्ट्र में क्या बनी थी? गिरनार झील, सिंचाई हेतु। क्या बनी थी? सिंचाई हेतु। तो किसने बनवाई थी? मतलब किसने एक बनवाई तो एक ही लोगों ने होगी, लेकिन डेवलपमेंट किसने करवाया था? तो याद रखना, ये निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? निर्माण। तो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने,
ठीक है। फिर अशोक ने भी करवाया था इसमें। फिर क्या बोलते हैं, रुद्रामन प्रथम, रुद्रामन प्रथम जो कि शक राजा था। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, एक मिनट रुकिएगा, समुद्रगुप्त कहाँ से आ गया, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है। इन चारों ने करवाया था, निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किसको भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको भेजा था, तो अपने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य को भेजा था। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य को भेजा था कि भाई निर्माण करो जाके। अशोक ने किसको भेजा था, अशोक ने भी अपने गवर्नर सौराष्ट्र के तुपास्य को भेजा था। तुपास्य, नाम याद रखना है, तुपास्य। रुद्रामन प्रथम ने किसको भेजा था, सुविशाख को भेजा था, सुविशाख। और ऐसा कहा जाता है सुविशाख जो था ये पल्लव शासक था, पल्लव मतलब पल्लव वंश से संबंधित व्यक्ति था सुविशाख। स्कंदगुप्त ने किसको भेजा था, तो पर्णदत्त चक्रपालित, पर्णदत्त चक्रपालित को भेजा था। एक मिनट, पर्णदत्त, एक मिनट रुकिएगा, ये चक्रपालित जो भी नाम आ जाए, ठीक है, इनको भेजा था, ध्यान रखना है। ये ब्राह्मण शख्स राजा है। और अगर पूछा जाए ये बताओ, सौराष्ट्र में गिरनार झील का निर्माण बिना बेगारी लिए किसने करवाया था, तो इसने करवाया था। किसने, रुद्रामन प्रथम ने, बिना बेगारी लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे चारों सही है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। नैनार कौन थे, नैनार, देखो नैनार आता है और एक आता है अलवार, अलवार। नैनार और अलवार ध्यान रखना है, दोनों ही संत हैं। अलवार जो है ये वैष्णव धर्म का प्रचार करते हैं दक्षिण भारत में, वैष्णव धर्म का प्रचार। और नैनार जो है ये शैव धर्म का प्रचार करते हैं, शैव धर्म का प्रचार। नैनार संतों की संख्या 63 है, अलवार संतों की संख्या 12 है। ठीक है, संख्या वगैरह पूछा नहीं जाती, तो ये ध्यान रखना है किस धर्म से संबंधित है। नैनार कौन है, शैव धर्मानुयायी है, ऑप्शन बी इज द राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, निम्नलिखित में से वे दोनों बंजारे कौन थे। देखो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, ध्यान दीजिए, जो बंजारे थे इनके, देखो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, महात्मा बुद्ध ने अपने पहले शिष्य जो इनके थे वो थे तापस और मल्लिक। ठीक है, तापस और मल्लिक, तो तपस्सु मल्लिक लिखा हुआ है, ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध के 2 जो सबसे खास शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। तभी आनंद और उपाली ने क्या किया था, आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अविधम पिटक, त्रिपिटक है ना, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना क्रमशः आनंद और उपाली ने की थी, जो कि महात्मा बुद्ध के बहुत ही खास शिष्य थे। लेकिन 2 बंजारे शिष्य थे, ऐसा पूछ ले तो तापस और मल्लिक करना है, और ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है, पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 से सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 21 में कितने से कितने एज क्या है इसकी, कितने से कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 21A में, तो याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, ऑप्शन डी इज द राइट। और याद रखना अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा की बात की गई है, प्राथमिक शिक्षा, लेकिन वो क्या है, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की है। ठीक है, तो डीपीएससी में बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। तो अनुच्छेद 21 ध्यान रखना है कब जोड़ा गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। एक बार कंफर्म कर लेना इसको। और ये ध्यान रखना कि ये 11वां मौलिक अधिकार है, सॉरी 11वां मौलिक कर्तव्य है।
ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य है ना, तो ये 11वां ही है, ये जोड़ा गया था ना। ये पूरी बात आपका आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे ओके, हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त एंड। आज हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में किया है, ठीक है ना, डिटेल में कमी नहीं रही, लेकिन हम लोगों ने स्पीड में किया है। इसी प्रकार से स्पीड में अपने को करना है कायदे से। और वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।